भाई अगर मैं तीनों ईएलपीस के सारे सवाल भी सोल्व करूंगा तो मुझे 15 मिनट लगेंगे, तो मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं, मैं खुद ही सोल्व करूंगा। टाइम खराब होगा। पूछने में जितना टाइम जाता है उतने में सोल्व हो जाते हैं सवाल सारे। चलिए साहब, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, और आई होप आपको डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, कुछ समझ में आया था? पक्का? ध्यान से देखिए, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क, बहुत बढ़िया। टॉर्क, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, किससे? और ये एक्सियल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। कौन सा? ये एक्सियल वेक्टर। अब ध्यान से समझना, देखो टॉर्क वैसे तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालेंगे, आर क्रॉस एफ को यूज करके भी बात कर लेते हैं कैसे आएगा, है ना। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, कोई भी इस तरह की बॉडी है, लाइक दिस, राइट। और इस बॉडी से एक एक्सिस पास हो रही है, लाइक ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन, AOR, एक्सिस ऑफ। अगर आप इस एक्सिस को ओरिजिन पे रखते हो, क्या रखते हो? और यहां से आप किसी पोजीशन R पर, ये पोजीशन R है, मतलब यहां से R डिस्टेंस है, यहां से पोजीशन वेक्टर R है, वहां कोई फोर्स अप्लाई करते हो। मान लीजिए हम, गलत बात, ऐसे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है और फोर्स की जो लाइन है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए आर है, क्या है? और ये मान लीजिए फोर्स है। क्या इनके बीच का एंगल ये माना जाएगा? हेड टू हेड ना। और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? होगा ना। अब अगर मैं आपसे कहूं यार एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आप यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए b है। क्या है? b, राइट। तो हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही याद रखना है, यही याद रखना है। जब भी आपसे कोई टॉर्क पूछे टॉर्क क्या होता है, तो इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैथमेटिकली हम आर क्रॉस एफ बोलते हैं, हम प्रूव कर लेंगे अभी आता कैसे। जैसे अपन ने कहा था ना, वर्क क्या होता है? वर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क मिलता है। फोर्स के परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क मिलता है। नहीं समझ में आई बात? क्या मिलता है? टॉर्क। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो आपने क्या है ना, अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह के दरवाजे देखे होंगे, बहुत सारे अलग डिजाइन वाले, है ना। बहुत सारे के फैशन आते हैं, पर आपने क्या कभी ये फैशन देखा कि यार ये जो हैंडल है, ये आपका मन करे कि साहब मैं तो यहां लगाऊंगा, सारी दुनिया यहां लगाती है, मैं बीच में लगाऊंगा। कि नहीं साहब बीच में नहीं लगाऊंगा, मैं तो बिल्कुल यहां लगाऊंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका सिंपल सा काम ये है कि अगर आप हैंडल को यहां लगाते हो तो एक हल्का सा फोर्स लगा के उसको घुमा सकते हो। नहीं समझ में आया? ये एफर्ट आपको क्यों लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा? क्योंकि एक डिवाइस लगा हुआ है, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, तो जिधर आप फोर्स लगाते हो स्प्रिंग उसके अपोजिट फोर्स लगाती है। अगर इस डिवाइस को हटा दो तो हल्के से इशारे से खुल जाएगा। नहीं समझ में आई बात? आपने देखा होगा जहां पर ये डोर क्लोजर नहीं लगा होता, वहां पर आप थोड़ा सा भी इसको अगर घुमाने की कोशिश करोगे तो हल्का सा फोर्स लगाने पे घूम जाता है। या थोड़ा सा मुश्किल क्यों होता है कि अगर आप इधर इस तरफ घुमा के इस पर टॉर्क लगा रहे हो
तो आपके रोटेशन के अगेंस्ट इसका रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, जिसको वापस अपनी पोजीशन पे ले जाकर छोड़ता है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है? अगर मैं जो फोर्स लगाता हूं, जैसे मान लीजिए ये मैंने इतना गेट खोल रखा है, अब मैं फोर्स को ऐसे लगा दूं, ऐसे ऐसे दगा दो या ऐसे धक्का दे दो, दोनों ही कंडीशन में आपका फोर्स एक्सिस से पास हो रहा है। बोलो। तो एक्सिस से फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है। नहीं समझ में आया? तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 0 कर दूंगा तो मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 0। तो टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। कहानी क्लियर? बट अगर मान लीजिए मैं फोर्स किसी एंगल पे लगाता हूं, तो जो फोर्स मैंने लगाया उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ जो टॉर्क को 0 कर देगा, एक इस तरफ आएगा जो टॉर्क देगा। नहीं समझ में आया? तो टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? जो परपेंडिकुलर लगेगा आर के। नहीं समझ में आई बात? यहां एक और मजेदार चीज है कि अगर मैं कह रहा हूं टॉर्क जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगाता हूं और मान लीजिए डिस्टेंस 1 मीटर है, तो टॉर्क कितना मिलेगा? 10 न्यूटन इंटू मीटर। अरे भाई ये न्यूटन में होता है और ये मीटर में होता है ना, तो टॉर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू। अगर ये 1 मीटर है और मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं तो मुझे कितना टॉर्क मिलेगा? 10 न्यूटन इंटू मीटर। भाई ऑनलाइन वालों से अपन माफी मांग लेते हैं ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। अब इस गेट को खोल के मैं बोर्ड के सामने तो ले जा नहीं सकता, तो आप कल्पना करें कि मैं क्या सिखा रहा हूं। ठीक है? हाँ, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, पता है तुम्हें? डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है इंसानी फितरत का। हेलो। ओनली लेस देन 1% कंस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, वही राज करते हैं। बढ़ते हैं आगे। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो टॉर्क कितना आया? 10 क्या? न्यूटन इंटू मीटर। अगर मैं मिड पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स यहां पर, तो डिस्टेंस आधी हो गई ना। अब टॉर्क कितना आएगा? 5। मान लीजिए इसको खोलने के लिए आपको 10 न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क चाहिए, डिस्टेंस आपने आधी कर दी तो फोर्स डबल लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस 1/4 कर दी तो 40 न्यूटन लगा, डिस्टेंस 0 कर दी तो इनफाइनाइट लगा। मतलब खुलेगा ही नहीं। नहीं समझ में आई बात? तो जहां कहीं भी टॉर्क होगा, आपकी कोशिश ये होगी कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज्यादा बड़ा रखूं ताकि कम एफर्ट लगाने पर ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस हो। आप हैंडपंप का हैंडल होता है, वो हैंडल लंबा होता है ना, तो यहां से चला आराम से चलेगा, यहां से चला बहुत मजा आएगा। नहीं समझ में आई बात? सिंपल सी बात है। दूसरी एक और बात है, स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर का एक हैंडल होता है जिसपे वो मेटल लगा होता है, राइट? अगर आप उसको निकाल दो, हैंडल को जो मोटा होता है, फिर आप खोलना, आपको मजा आएगा? नहीं खुलेगा। आपने क्या किया कि ध्यान से समझ, आप किसी भी चीज से, मेरे पास बोतल है, अगर मैं यहां स्क्रू ड्राइवर का जो रोड होती है उसको यहां लगा देता हूं और इसको यहां पकड़ के घुमाता हूं, तो आप देखिए जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर से इतना बड़ा हो गया। नहीं समझ में आया? तो जितना इसको थिक रखोगे उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा, उतना कम एफर्ट लगाने पे टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसकी थिकनेस कम कर दो तो फिर नहीं समझ, सेम टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो टॉर्क इज व्हाट? फोर्स इनटू, जितना टॉर्क ज्यादा लगाओगे उतना रोटेशन तेजी से होगा। नहीं समझ में आया? उस हैंडल पे मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो दरवाजा धीरे धीरे खुलेगा। अरे यार, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और तेजी से, 100 लगा दूं तो बहुत तेजी से खुलेगा। इसका मतलब टॉर्क क्या करता है? जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा तेजी से रोटेशनल इफेक्ट देगा। इसीलिए कहा जाता है कार के इंजन का टॉर्क ज्यादा है तो उसका पिकअप अच्छा होता है। नहीं समझ में आया? लिखा होता है ये कार इतने न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो डिजाइन नहीं देखते, वो देखते हैं तो बीएचपी कि उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर, और दूसरा देखते हैं उसका इंजन कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उतना पिकअप आता है ना साहब। हमारी जो कार है वो 10 सेकंड के अंदर इतनी स्पीड गेन कर लेती है, वो टॉर्क पे डिपेंड करेगा।
नहीं समझ में आई बात? कहानी क्लियर? तो ये टॉर्क की कहानी है, बाकी हम टॉर्क को फिर रोटेशन में पढ़ेंगे, वरना टॉर्क यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब समझना ध्यान से, टॉर्क की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसमें मैंने किसी एंगल पे फोर्स लगा दिया, आप मुझे बताइए क्या आर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है? तो क्या ये भी आर होगा? तो आर का ये कंपोनेंट आर कोस, ये तो फोर्स के अलोंग आ गया ना, और ये होगा आर, क्या आर साइन थीटा को पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो बी के बराबर आएगा, तो बी बिकम्स इक्वल टू व्हाट? आर साइन थीटा। फोर्स कितना है? एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? बी। तो इस डेफिनेशन से टॉर्क होगा एफ इंटू बी, लेकिन बी इज व्हाट? तो क्या लिखूं? एफ आर साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू टॉ। अब इसको हम एफ क्रॉस आर नहीं लिखेंगे, ये काम की चीज है। यहां भी लॉजिक वही, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहूं बेटा जी मेरे पास ये एक रोड है, इस रोड पे की एक्सिस ये है, हेलो, आपने यहां से आर पोजीशन पर एफ फोर्स लगा दिया, आप मुझे बताइए क्या आर वेक्टर इस तरफ है? क्या एफ वेक्टर इस तरफ है? अब सबसे पहले एक बात बताइए मेरे को, जब आप इधर फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या क्लॉकवाइज? तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आया ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बोलते हैं बाहर की तरफ, मैं पहले सिखा चुका हूं, और क्लॉकवाइज का मतलब टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर, इस डायरेक्शन विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ डायरेक्शन है तो या तो अंदर होगी या, पर व्हेनेवर वी टॉक एंटी क्लॉकवाइज दैट मींस ये बाहर है, क्लॉकवाइज मतलब अंदर है। किधर घुमाएगा ये इसको? किधर घुमाएगा? तो टॉर्क बाहर आएगा ना। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ करता हूं तो बाहर आता है, एफ क्रॉस आर करूं तो गलत आएगा। तो क्या लिखूं फिर इसको? टाउ बिकम्स इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया? छाप लो। नहीं बताऊंगा, मर्जी मेरी। यार रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? सही बोला, हंसने वाली। जब आप रेक्टेंगल बनाते हो तो हर एक आर्म के बीच का एंगल कितना होता है? तो रेक्टेंगुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है। हेलो, इसे बोलते हैं तीर का निशाने पे लगना। चलाया तो पता नहीं कहां था। सो व्हेन वी टॉक अबाउट टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो मैंने कहा था आर cos थीटा और आर sin थीटा, दे वर बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, बढ़े? समझ में आ गया ना भैया? तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप क्या करोगे? फोर्स ढूंढोगे, बोलो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढोगे और टॉर्क मिल जाएगा। अब सुनना ध्यान से, टॉर्क में सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? राइट हैंड थंब रूल नहीं भी लगाओगे तो अगर थोड़ी सी भी बुद्धि है तो पता लगता टॉर्क किधर आएगा, क्योंकि टॉर्क तो घुमाता है ना। तो किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसको देख के बता दोगे कि किधर घुमाएगा, और जिधर घुमाएगा उधर ही टॉर्क आ रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं कि कॉपी नहीं करना है सब चीजें, ये कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है,
एक बच्चा था चित्रांग मूड, जब भी मैं से बोला रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी नहीं आलू। बोले आप आलू बनाते हो रिजिड बॉडी बोलते हो। तो क्या ये एक्सिस है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाता हूं किधर घुमाएगा? ऐसे क्या होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हाथ नहीं घुमाना है, आंखों से देख के बताना है किधर घुमाएगा। क्लॉकवाइज ना, तो इसका टॉर्क क्लॉकवाइज ही आएगा। अच्छा, ये टॉर्क किधर आएगा? जीरो। टॉर्क नहीं आएगा अगर एक्सिस से फोर्स पास हो जाए तो। चाहे इसको एक्सिस को पुश करो या पुल करो, टॉर्क जीरो ही होगा। नहीं समझ में आई बात? अच्छा बताइए, अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं ऐसे फोर्स लगा दूं, एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा ना यार। मतलब हर एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्लॉकवाइज नहीं आता। कुछ समझ में आया? तो टॉर्क हमें दिख जाता है, मतलब जबरदस्त, अगर इससे फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? पर देखने में गड़बड़ नहीं होता टॉर्क में, ये बहुत क्लियर है। हेलो। अब जैसे कई बार क्या करेगा वो, इसे मान लेते हैं अपन, बना दे तब मानना, वरना मैं नहीं मानूंगा। सुनना ध्यान से, ये हमारे पास एक फोर्स जो है मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया। अब सुनना ध्यान से, ये लाइन है, राइट? और हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये जो एंगल है, ये वाला, ये लाइन 37 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये मान लीजिए 2 मीटर है। ध्यान समझना, ये फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का। कितना लगाया? तो 10 का ये कंपोनेंट क्या आएगा? और ये आएगा 6। अरे बोलो ना। तो इसका टॉर्क तो क्या हो गया? पर ये तो करीब परपेंडिकुलर है ना, तो इस पूरे का टॉर्क ही 12 हो गया। किसके नहीं आया? ऊपर तेरी आवाज नहीं थी ना पागल, समझ जाकर, वो आवाज चाहिए मुझे जिसको नहीं आया। यार तुम इतने घबराते क्यों हो? वो देख, ऐसे मुंह नहीं, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ। आपने फोर्स इधर लगाया, आपने फोर्स जो है वो इधर लगाया, ठीक है? ये फोर्स है, दिख रहा है फोर्स कितने न्यूटन का है? 10। ठीक है। अच्छा पता समस्या क्या है? उसके ये समझ में, ये वाली बात ही नहीं कि टॉक समझ में नहीं आया, उसके ये समझ में नहीं आया कि 6 और 8 कैसा है। गारंटेड बोल रहा हूं मैं। लिख के ले लो आप। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि टॉर्क 6 और परपेंडिकुलर 2 गुणा करने पे 12 आएगा, यहां लिखा हुआ है। समस्या की जड़ क्या है? 6 और 8 कैसे आया? और वो मैं नहीं बताऊंगा। बताना चाहिए क्या? बल्कि मुर्गा बना देना चाहिए, इसको नहीं आया उसको। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इधर कितना फोर्स लगाया? 10 ना। ये एंगल कितना? तो ये 10 cos 37 विल बी दी, मैंने आपको बताया था कि 3 4 5 6 8 10 दोगुने करना गरीबों। फिर एक बार बताई थी, छोटे वाले से बड़ा, बड़े वाले से छोटा, तो ये 37 थी, 53 होगा ना? तो छोटा ये है ना, तो छोटे वाले से बड़ा, बड़े वाले से छोटा। और इससे आसान और क्या बताऊं यार? जरूरत नहीं पड़ेगी ना वो कोस वोस लेके 4/5। नहीं समझ में आई बात? तो मुझे बताओ, जो ये 8 न्यूटन का फोर्स है, ये तो लाइन ऑफ एक्शन इधर से पास हो रही है ना, इसका टॉर्क क्या हो गया? पर भाई इसकी तो आएगी ना, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क कितना? अब जब इसको ऐसे धक्का दोगे तो किधर घुमाएगा? तो व्हाट इज द नेट टॉर्क? 12 न्यूटन इंटू मीटर एंटी क्लॉकवाइज। डन। ठीक है, अभी समझ में आ गई ना बात? अब बढ़ते हैं आगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। किसकी बात करेंगे?
एंगुलर मोमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। तुम्हें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके 550 प्लस मार्क्स इस साल आए थे? 550 के ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप सब लोग जो हम पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चालू कर दो। हाँ, अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो, ये पढ़ रहा है देखो बैठ करके, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, बशर्ते आप अपना टाइम को यूज करो। एक तो मुझे कुछ आता नहीं है, उसके बाद भी मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपना आप को बर्बाद कर रहा हूँ। पर री नीट होने के चांस बढ़ गए, क्योंकि सीबीआई ने डिक्लेयर कर दिया आज की 700 करोड़ का घोटाला है। हेलो, आज सुबह न्यूज देखी है मैंने। अब वो क्या है कि कई बार जब वो डिक्लेयर कर देती है ना, तो वो सरकारें उसको फटाफट दबा देती है। जब आपको मैसेज आया, सामने वाला डिलीट किया, उसके पहले आपने फॉरवर्ड कर दिया सामने। तो न्यूज तो गई ना। नहीं समझ में आई बात? तो ये तो क्लियर है कि बिल्कुल ही बेशर्मी का हद हो जाएगी पूरी, कि देखो तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो नहीं करूंगा। तो बात अलग है, थोड़ा भी 1% भी अगर जेन्यून ईमानदारी कहीं होगी तो रीनीट होगा, और होगा तो जिनके 500 प्लस नंबर हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो कम से कम 1 महीने का विंडो भी दिया। हेलो, तो अगर हम यहाँ 8 बच्चे बैठे, अगर 4 भी मेडिकल कॉलेज चले गए तो क्या नुकसान है यार? साल भर यहाँ झकनी मारनी पड़ेगी ना, समझो बात को। तो करना क्या है, पुराने अपने शॉर्ट नोट उठाने, उनको अगरबत्ती लगाना है 2 घंटे रोजाना। हेलो, और रोजाना एक फुल सिलेबस मेजर पेपर सोल्व करना है। सब लोगों को नहीं करना है भैया, और आपने तो कहा था सर। हाँ, बहुत जल्दी इल्जाम लगाते हैं लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तेरे को बेटा ऐसा लगता है कि मेरे तो गलती से 450 आ गए, मेरे तो पूरे साल टेस्ट जब मैं देती थी या देता था, तो मेरे तो 550 600 नंबर आते थे, पर वहां हो गई मिस्टेक, तो आपको अपना पोटेंशियल खूब पता है ना। नहीं समझ में आई बात? तो वो आप डिसाइड कर लो कि अगर मेरे 500 भी नंबर हैं, 490 भी हैं, नहीं समझ में आई बात? आपको लगता है कि यार मैं 1 महीने बहुत जबरदस्त हार्ड वर्क करूं तो शायद मुझे सीट मिल जाए, 1 साल बचाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको 24 घंटे के हर एक सेकंड ये बात पता होनी चाहिए, हम भारत में रहते हैं और हमारे यहाँ आबादी बहुत है। 1 साल का मतलब आप लाखों लोगों से पीछे आगे हो जाते हो। नहीं समझ में आई बात? तो जिनको भी लगता है वो कम से कम इतना करें कि यार जैसे आज मैंने फिजिक्स का फुल सिलेबस टेस्ट कर लिया, 45-50 सवाल। नहीं समझ में आई बात? जो सवाल मुझसे नहीं बने, उनकी थ्योरी देख लूं, उनके नोट्स देख लूं, उनका सोल्यूशन देख के चेक कर लूं, वही याद आ जाएगा। मान लो कोई वेव का सवाल था, हेलो, अब किसी को गामा आर टी बाई एम याद नहीं आया, यह फॉर्मूला, पर जो सोल्यूशन देगा ट्यूबलाइट चल जाएगा, हाँ ये था। तो वो भी तो रिवीजन का तरीका है। तो आप रोजाना एक 45 से 50 सवाल का एक कर लेंगे फिजिक्स, एक दिन करें पूरा केमिस्ट्री, एक दिन करें बायो। उससे क्या होगा, पूरा सिलेबस धीरे धीरे 10-12 पेपर करोगे ना 10-12 दिन में, तो वापस ट्यूबलाइट जलना शुरू हो जाएगी, रिकॉल हो जाएंगी चीजें। तो थोड़ा यहाँ का पढ़ता रहे। नहीं समझ में आया? जैसे एक रूल बना लो, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ भैया, सुन लेना यार, आज घर जाके सबसे रूल बना के बैठ के मैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि सोल्व नहीं करने ईएलपी करनी है भैया। तो वो लोग जो कर सकते हैं अच्छे से, वो अपनी पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? कभी नुकसान नहीं होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैंने 2 बार वीडियो बना के डाल दिया, उससे ज्यादा क्या ही बोलूंगा मैं, कि भाई हाथ जोड़ के विनती है पढ़ लो। जिनके 700 नंबर है, 705 है, 710 है, 715 है, 690 है, वो मस्त बैठे हैं, बोले हमारा तो कुछ नहीं होना, हमारा तो हो गया। रीनीट हो गया तो कहां से हो गया तेरा? वो 500 वाला 500 नंबर वाला बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है, जैसे उसको ट्यूबलाइट रीनीट होगा, मैं जुट जाता हूँ, और तू 700 की गलत में बैठा हुआ है और रीनीट हो गया, फिर वो 500 वाला 700 पहुंच जाएगा, तेरे 500 आ जाएंगे। नहीं मतलब बहुत ऑनेस्ट बात है ये चीजें पूछने की नहीं होती, बताने की भी नहीं होती, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा, क्या जब भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान क्या करता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। बोले कर ली ना मैंने, इतनी मैंने 700 ले आया था ना मैं, अब क्यों पढ़ूं? तेरे 700 किसी काम के नहीं, डूब गए पानी में अगर रीनीट हो गया तो सारी मेहनत तेरी खुद ने मिट्टी में मिला दी तेने। चलो पढ़ो रात दिन, 700 तेरे आए, 690 आए, 650 आए, तेरा सिलेक्शन हो रहा है, तू पढ़ता रहे, रीनीट नहीं हुआ, खोया कुछ भी नहीं ना।
पर अगर तूने नहीं पढ़ा तो तूने अपनी ही मेहनत जीरो कर दी, अब अगले साल कोई गारंटी नहीं थी वापस सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में, मेहनत करते रहो। बढ़ते आगे, एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। सुनना ध्यान से, इसको भी ध्यान समझेंगे, बाद में कॉपी करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, नहीं है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से समझना। अब क्या होता है, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है इसे, ये एक्स है और ये वाई है। पार्टिकल की पोजीशन यहां है और पार्टिकल का मास एम है। आप बताइए, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ v है तो आप कहेंगे सर इसका मोमेंटम भी इधर होगा mv। क्या हमें mv आता है? आता है ना यार। ये ओरिजिन है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, तो आप फटाफट एरो खींच देंगे। अगर ये पोजीशन वेक्टर r है और ये एंगल थीटा है, बात को समझना ध्यान से। अब मुझे बताइए, r वेक्टर तो इधर है ना, तो ये तो r था, ये क्या आएगा r, और ये क्या आएगा। अगर ये डिस्टेंस b है, क्या है, तो b बराबर होगा r साइन थीटा। क्या होगा? सिंपल। अब अगेन द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एल, एक्सियल वेक्टर है, इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, या बोल दू ओरिजिन। हम एक्सिस ऑफ रोटेशन अक्सर ओरिजिन पे रखते हैं, एक ही बात। आप मुझे बताइए व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? पी ना, और इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी भी हो जाएगा ना। क्या इसको मैं पी आर साइन थीटा लिख सकता हूं? बोलो भाई, पक्का ना? तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा आर क्रॉस पी। क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू एम भी होती नहीं होती, एम स्केलर बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? R cross V. Again, the direction of angular momentum can be obtained by using right hand thumb rule. नहीं समझ में आई बात? अब ध्यान से समझिएगा। आप सिंपल सी चीज मुझे बताइए, हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल जो है सर्कल में घूम रहा है, कहां घूम रहा है? ये ओरिजिन है और ये उसका पोजीशन वेक्टर R था, राइट? हेलो। और पार्टिकल जो है वो इस तरफ चल रहा है V से, एंगल 90 है कि नहीं? ये ओरिजिन है कि नहीं? यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम अंदर आएगा ना। किधर आएगा? अब समझना ध्यान से। क्या आर वेक्टर इधर है? अरे बोलो भाई। क्या वी वेक्टर इधर है? अब मुझे बताओ, आर क्रॉस वी अंदर कब आएगा? सॉरी, जो एंगुलर मोमेंटम है, अच्छा मुझे बताओ, जिधर वी है उधर ही पी है ना। अरे एम वी भी इधर ही होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम वी ऑल्सो, तो ये पी का डायरेक्शन भी है ना भाई। आप मुझे बताओ, एंगुलर मोमेंटम अंदर कैसे आएगा? जब आप आर क्रॉस पी करोगे, पी क्रॉस आर क्या तो बाहर आ जाएगा ना। तो राइट डायरेक्शन किससे मिलेगी? आर क्रॉस पी से। तो टॉर्क आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, पर लीनियर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, पिछली क्लास में किया था, उसी का ध्यान रखना है। लीनियर वेलोसिटी क्या? ओमेगा क्रॉस आर, टॉर्क क्या? आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। हो गया समझ में? अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पहले इसको कॉपी करो फिर बताता हूँ।
बढ़े। अभी एक बच्चे का मैसेज मेरे पास आज मैं पढ़ रहा था, व्हाट्सएप पे एक मैसेज है, उसने एक बढ़िया मैसेज लिखा है। बेसिकली इट्स रिलेटेड टू ऑल ऑफ यू, इसलिए मैसेज करना जरूरी। वो कह रहा है कि लास्ट ईयर जब मैं ईएलपी करता था तो 10 सवालों में से मुझे मान लो 3-4 सवालों में प्रॉब्लम आई, तो फिर उनको मैं कैसे ना कैसे सोल्व कर लिया करता था और हो जाते थे। फिर बाद में मुझे वापस कई बार उन सवालों में दिक्कत आ जाती है वापस। इस बार भी मेरे साथ वही हो रहा है कि मैं 10 करता हूँ, मेरा 3-4 सवालों में फिर दिक्कत आ रही है। देखो, दो चीजें बहुत क्लियर हैं। हम कई बार, मैं तो स्पेशली कई बार, मतलब साल में कम से कम अगर 200 दिन मेरी क्लास बैच में रही तो 200 दिन में से कम 100 दिन ये बात बोलूंगा कि प्रैक्टिस का मतलब समझ लो एक बार। किसी चीज का समझ में आ जाना प्रैक्टिस नहीं है। 90% बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि ये चीज मेरे समझ में आ गई तो मेरा काम हो गया। समझ में आ जाना इज टोटली डिफरेंट थिंग। प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ कि कोई चीज समझ में आने के बाद तब तक प्रैक्टिस करूं जब तक कि उसको अगर मैं छोड़ दूं और 2 महीने बाद उससे वही चीज मुझसे पूछो तो मेरा दिमाग बिना प्रोसेसिंग करे इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर दे। अगर आप उस लेवल पे आके बैठते हैं तो आप सरवाइव करेंगे एग्जाम के अंदर, वरना नहीं करेंगे। नहीं समझ में आई बात? और आप वही गलती करते हो। आप अगर 10 सवाल कर रहे हो, मान लीजिए 4 आपसे नहीं बने, आपने 4 जैसे से बनाए, सॉल्यूशन देख के बना ली। हमारे जमाने में दुनिया बहुत अलग थी, सॉल्यूशन अलाव भी नहीं थे। मतलब पहली बार एक बुक आई थी लड़ी वाला जिसने सॉल्यूशन निकाले थे, तो जितने भी राजस्थान के फिजिक्स के टीचर थे सब उसके विरोध में चले गए थे। पर तुमने डाल कैसे दिया सॉल्यूशन, दिमाग खराब है तुम्हारा। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? आप जिम जाते हो, ठीक है, आप डंबल उठाते हो, फिर एक ट्रेनर आता है, आपका हाथ ऊपर करता है, फिर नीचे करता है, ऊपर करता है, पीछे। क्या होना है? कुछ नहीं होना है। सोल्यूशन का मतलब एग्जैक्टली वही है। सोल्यूशन में आप दिमाग थोड़ी काम में ले रहे हो, यू आर रीडिंग द सोल्यूशन से ओनली। और जब आप सोल्यूशन को रीड कर रहे हो तो उसके स्टेप समझ में आती है, कंसेप्ट नहीं आता। नहीं समझ में आई बात? तो किसी भी कंसेप्ट को समझना, समझने के बाद उसके स्टेप्स को फॉलो करना, और फॉलो करने के बाद देखो क्या होता है। जिसमें अभी टॉर्क की आपको बात कर रहा था, टॉर्क को कैसे दिमाग में बिठाना कि जब भी टॉर्क आएगा, टॉर्क का कोई भी सवाल आएगा, मैं दो तरह से डील करूंगा। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म दे दिया जाए कि r इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 5k एंड सो ऑन, ऐसे f दे दिया, तो मैं वो टेबल बनाऊंगा और एक r क्रॉस f की वैल्यू निकाल लूंगा, मुझे टॉर्क मिल जाएगा। तो वो वेक्टर फॉर्म ही मिलेगा ना भाई। नहीं समझ में आई बात? वो तो आई जेके की फॉर्म में मिलेगा ना। फिर अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर करूंगा, ये तो करूंगा। ये कंसेप्ट है कि सब जब भी सवाल आएगा टॉर्क का मुझे क्या फॉलो करना है, वो कंसेप्ट है। अगर आप जहन में ये कंसेप्ट नहीं रखते हो तो यू विल फील टोटली ब्लैंक व्हेन क्वेश्चंस कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, जो अक्सर आप फील करते हो। नहीं समझ में आई बात? दूसरी वैरायटी सवाल की टॉर्क की क्या बनेगी कि साहब मुझे फोर्स दिया होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायग्राम में दे रखी होगी, अब मैं देखूंगा उनके बीच का एंगल कितना है। नहीं समझ में आई बात? तो मैं टॉर्क को आरएफ साइन थीटा से निकालूंगा। हेलो? तो मैं देख लूंगा सीधा सीधा कि यार फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, फिर तो आपको साइन थीटा की जरूरत ही नहीं है ना। तो कंसेप्ट दिमाग में होल्ड करके रखो ताकि टॉर्क का कोई भी सवाल आए तो उसको मैं एज इट इज फॉलो करूं। हेलो? पर अगर आप स्टेप समझते हैं कि सर ने इस सवाल ऐसे सोल्व किया था, मैंने इसको समझ लिया, अब अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो गए काम, यू हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अगर आपको प्रैक्टिस का मतलब सीखना है, कभी किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो नेशनल प्लेयर हो या इंटरनेशनल प्लेयर हो, उसका 1 घंटे का वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। हुसैन बोल्ट 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है। हेलो? 10 सेकंड के लिए दौड़ता है उस इवेंट में, कितने सेकंड के लिए? और उस 10 सेकंड के इवेंट के लिए वो 4 साल रात दिन मेहनत करता है। इतनी प्रैक्टिस करता है जब वहां सर्वाइव करता है वो। हमारी भी दुनिया हुई, हमारी 1 साल की तैयारी है और 3 घंटे का गेम है। आपको कितना भी नॉलेज हो पर आप टाइम पे पेपर सोल्व नहीं कर पाओ तो किसी काम का नहीं है। तो जब मुझे अगर 4 सवाल में डाउट आया तो मैं 4 सवाल पहले, सबसे पहले क्या करूं? बीइंग ए टीचर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कंसेप्ट क्लास में सारे कवर कर लूं, एक भी ना छूटे। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम यह कि अगर तेरे सवाल नहीं बने तो क्लास में करवाए हुए सोल्ड एग्जाम्पल और क्लास में करवाई थ्योरी में लेक्यों ना है। क्लियर मामला है?
पूरे साल तुझे एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरे क्लास में मैंने वेराइटी बताई उससे बाहर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तुझे प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज, एक चीज तुम और देख लिया होगा, तुम देख लेना तुम्हारी ईएलपी और तुम्हारे मॉड्यूल से मेरा डेटा मैच नहीं करता, वो शुद्ध बेवकूफी है। मैं आराम से करवा सकता हूं, मुझे पता है ईएलपी में कहां का डाउट आएगा तेरे को, मॉड्यूल में कहां डाउट आने वाला है, सब पता है मेरे को। तो अगर मैं वही सवाल क्लास में पहले से करवा दूं तुझे एक सिंगल डाउट नहीं आएगा, पर उसका मतलब मैं तुझे किल कर रहा हूं, नकली फीलिंग दिला रहा हूं, हाँ तुझे आता है, एग्जाम में तोते उड़ जाएंगे। हम रिसेंटली एग्जाम्पल लेते हैं, कंसेप्ट अप्लाई करते हैं अलग अलग वैरायटी के, अब तू वहां अप्लाई कर। उस तरीके से अगर तेने 8-10 सवालों में से 6 भी सोल्व कर ले तेरी ईमानदारी के हो, फिर जहां उलझे वहां पूछ मेरे से, फिर सोल्व करेंगे। प्रैक्टिस, स्पीड कैसे आती है, एक सवाल को पढ़ूंगा, बार बार लिखूंगा उसको, 4-4 बार करूंगा सोल्व, और जब सोल्व करो तो दिमाग में, मैंने आपसे कहा ना टॉर्क का मतलब क्या है, कंसेप्ट दिमाग में रखो, ना कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रट रहे हो। और ये जिसके समझ में आनी आज आ जाएगी, नहीं समझ में आनी तो फिर कुछ नहीं करो, बार बार अलग अलग टीचर को मैसेज करता रहेगा पूरे साल, सर कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, क्यों पढ़ूं, बाबा रामदेव से पूछ ले, वो योगा बता देगा। एक मजेदार चीज समझिएगा ध्यान से यहां पर, एंगुलर मोमेंटम, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, किस में घूम रहा है, बात को समझना ध्यान से, ये हमारा ओरिजिन है ओ, ये रेडियस आर है, पार्टिकल यहां था, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर वी है, तो क्या ये इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा, बाहर ना, अरे बोल भाई, आएगा ना बाहर की तरफ। अच्छा मुझे बताओ इनमें एंगल कितना है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो एम वी आर साइन 90 डिग्री विल गिव्स एम वी आर ना। अब लोगों को क्या ये रट्टा होता है, बोले एंगुलर मोमेंटम का मतलब एम वी आर, अरे एम वी आर इज स्पेशल केस, नहीं समझ में आया। तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा एम वी आर, जो हमेशा होता है वो बोलना है, या तो बोलूंगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या बोलूंगा आर क्रॉस पी, नहीं समझ में आया, आर क्रॉस पी, एमबीआर इज द ओनली केस व्हेन ऑलवेज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द आर। अब समझना दूसरी चीज, यहां से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को देखूंगा तो मेडिकल और इंजीनियर की हिस्ट्री में आने वाला सबसे ज्यादा सवाल ये है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यूनिट बताओ कि साहब ये है केजी, बोलो, ये क्या है मीटर पर सेकंड, और आर क्या है मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड ना। जरा बता डायमेंशन क्या बनेगी, केजी का मतलब एम वन ना, मीटर मतलब लेंथ एल टू अपॉन टी वन विल गिव्स एम वन एल टू टी माइनस वन। कहानी क्लियर। अब ध्यान से समझना, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी कभी ना कभी जीवन काल में, E बराबर एच न्यू, हेलो, ये गरीब कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बात समझना ध्यान से, क्या ये जूल है, क्या ये 1/सेकंड है, बेसिकली हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यार, फ्रीक्वेंसी 1/हर्ट्ज, तो बताओ एच की यूनिट क्या बनी, जूल पर सेकंड नहीं, जूल इनटू सेकंड, अरे यार ये जूल है, ये 1/सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भैया, नहीं समझ में आया। जो जूल है उसका डायमेंशन होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, और सेकंड का टी वन है, क्या मिला, एम वन एल टू टी माइनस इज एग्जैक्टली सेम, नहीं समझ में आया। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो एंगुलर मोमेंटम की होती है, डायमेंशन भी एग्जैक्टली। अगर और आसानी से जानना चाहते हो तो वंस अपॉन अ टाइम एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, उसमें सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर होती थी कि वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये एन भी नंबर है 2 पाई भी नंबर है, नंबर की कोई यूनिट, तो वट एवर बी द यूनिट ऑफ एम वी आर विल बी द यूनिट ऑफ एच, नहीं समझ में आया।
तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन एग्जैक्टली किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंटी। 2025 में सवाल देख लेना नीट में, किसी ना किसी रूप में मिलेगा, अब आगे समझ लेना। प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है? और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.643, जो भी लेना चाहो आप, 634 होती है, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या होता है ये? यूनिवर्सल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जो यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट बना होता है, किसी भी चीज से इसकी वैल्यू अफेक्ट, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट? वन लास्ट थिंग, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी, सॉरी, वुड वाज कैलकुलेटेड बाय एल्बर्ट आइंस्टीन। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसने कैलकुलेट की थी? और आइंस्टीन को इसी बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन को उस चीज के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था जिस नाम से आप जानते हो। तब तो लोगों की ट्यूबलाइट नहीं जली, आइंस्टीन क्या बोल गया। अरे किसी चीज की वाहवाही करने के लिए समझ में भी तो आना चाहिए। नहीं समझ में आई बात? तो लोगों को समझ में नहीं आया कि आइंस्टीन बोल क्या गया। एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात थी उसमें रिलेशन देना, E बराबर mc²। वो जबरदस्त चीज थी। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट को प्रूव करना बहुत बड़ी बात है। आप धरती में बैठे और बता रहे हो यूनिवर्स में सब जगह ये वैल्यू सेम रहेगी, तो ये चैलेंज है, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। और जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब उसने प्रूव किया था ये। वो स्लोप कांस्टेंट आता है वहां, इसके बराबर होता है, वो अलग दुनिया छोड़ो। फिर किसने वैल्यू दी थी? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसको आप बोलते हो Gm1m2/r² में G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितनी वैल्यू थी? 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश। किसने दी थी? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल, उसकी वैल्यू दी थी हेनरी कैवेंडिश ने। जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है उस पर मास्टरी होनी चाहिए, ज्यादा सवाल वहीं से बनते हैं। तो न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है जी, उसकी वैल्यू किसने दी थी? हेनरी। इसकी वैल्यू अल्बर्ट आइंस्टीन ने। दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये बात दिमाग में सेट कर लेना। इट्स यूनिट एंड डायमेंशन एग्जैक्टली सेम टू एंगुलर मोमेंटम। भूल जाओ तो mvr बराबर nh/2 mvr इक्वल टू nh/2। नहीं समझ में आया? ये बोर की सेकंड पोस्टुलेट होती थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हेलो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। mvr बराबर nh/, हेलो, ठीक है, आगे समझ में? तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होगा, टॉर्क r क्रॉस f होगा, और v ओमेगा क्रॉस r होगा। हेलो, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं लास्ट में। whenever a charged particle is revolving or moving in the magnetic field, the force experienced by that particle will be given by q into v cross b. Is also example of cross product. नहीं समझ आया? ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। अरे याद होंगी तभी तो फिर आगे फायदे मिलेंगे इनके। हाँ, अभी ये पता है क्या बीमारी होती है? अरे इनको तो याद है, ये मुझे तो पता ही नहीं है। अब तुझे भी बता दे, तुझे भी याद होना चाहिए ना आज के बाद। बढ़ते हैं आगे, बढ़ जाए क्या यार? कोई बात नहीं, अगली क्लास में शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स, कोई समस्या नहीं। हाँ जी, बढ़े बढ़े, पक्का? ठीक है, तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अगला एग्जांपल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इन
मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझें. If magnetic is given by Q into V क्रॉस B, मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा. क्यू वी बी साइन थीटा. अच्छा एक बात बताइए, क्या A क्रॉस B इक्वल टू C है तो C A और B के परपेंडिकुलर होगा? बोलो भाई. अगर V क्रॉस B से F मिल रहा है तो क्या F इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा? तो फिर तो ये V के भी परपेंडिकुलर है, और V के परपेंडिकुलर होते सर्कल में घूमना उसका हक है. नहीं समझ में आया. इसीलिए कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दोगे तो वो सर्कल में घूमना शुरू कर देता है. नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो याद रहे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, किधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ. किधर है? अंदर की तरफ. इस तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया. अब एक काम कर लेते हैं, बना लेते हैं सर्कल लाइक दिस, राइट. ये आपने सर्कल बना लिया. हुआ क्या कि जैसे ही यहां मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल था प्लस क्यू, और इसकी वेलोसिटी आपने इधर दे दी v. हेलो, तो v किधर है? राइट वर्ड. b किधर है? अंदर. क्रॉस का मतलब अंदर ना, तो v क्रॉस b. फोर्स किधर आया? सेंटर की तरफ. थोड़ा तमीज से बोलो ना. क्या ये एंगल 90 है? तो घूमना इसका हक है. मान लो घूमता हुआ यहां आया, क्या v ऊपर है? बोलो. क्या b अंदर है? v क्रॉस b, फोर्स वापस इधर आया, फिर से 90 डिग्री. तो ये हमेशा 90 बना रहेगा, तो फिर घूमता रहेगा ना ये. नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट के, जहां आपसे क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल पूछे जाते हैं. सिंपल सी मजा. पिछली क्लास में कर रहे थे ना सवाल, यहाँ दे देगा वी बी, फिर ये दे देगा, ये पूछ लेगा, आराम से निकाल सकते हो. वो तो अपने सीख ही लिया था ना, या फिर वो भी नहीं कर पाओगे? नहीं करोगे? हाँ, ठीक है. तो ये था आपका वेक्टर. उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. हाँ जी, बढ़े आगे. बढ़ जाए. अच्छा, कोई साइड होने की बोल रहा था शायद, मतलब उसने कॉपी नहीं किया होगा ना, तभी तो बोल रहा है साइड होने की. वेक्टर खत्म हो गया, पता है तेरे को? वो डीपीपी सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जब भी लगे कि, वैसे तो मैं कोशिश कर, मैंने आपसे क्या कहा था, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 आएंगी वीक में. ठीक है, और देखो टाइम लगता है, ऐसा नहीं. मेरे पास पुरानी बहुत डीपीपीज बनी पड़ी है, पर बच्चों की रिक्वायरमेंट और उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर वो बनानी पड़ती है अलग से. तो मैं पुराने वाली डाल दूंगा, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे. ठीक है, तो हम नई बना रहे हैं. तो 10 सवाल हिंदी इंग्लिश बनाना प्लस उसका सोल्यूशन बनाना, एक डीपीपी बनाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं. कितने लगते हैं? और ऐसे नहीं कि मैं किसी को पकड़ा तू बना दे, मैं खुद बनाता हूँ. सो ये क्लियर है. नंबर 1. नंबर 2, 4 क्लासेस यहाँ होती है. सुबह 8:30 बजे डॉट क्लास स्टार्ट करते हैं, 8 बजे घर से निकल जाते हैं. शाम को आखिरी क्लास खत्म होती है 8:20 8:30 पर. उसके बाद फिर अभी यहाँ मैसेज पड़ा होता है, जैसे अभी यहाँ से जैसे निकलूंगा मैं, मेरी मीटिंग है, वो कितनी देर चलेगी पता नहीं होता. तो ये मान के चलो कि सुबह 8:30 से रात को 10 10:30 11 बजे तक पैक रहता है मामला. हेलो, कहने का मतलब ये है कि अगर हम, जबकि हमारा तो सेट है, उसके बाद भी 12 से 14 घंटे पर डे हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं कि आप नहीं पढ़ो.
नहीं करते बहुत से लोग, वो 3 चैप्टर पढ़ाते हैं, मस्त रहते हैं। नहीं समझ में आई बात। घर से आते हैं, क्लास लेते हैं, फिर चश्मा लगा के घर जाते हैं, फिर क्लास लेते हैं, फिर चले जाते हैं। उनसे आप कह भी नहीं सकते कि आप डीपीपी डाल दो। सुन, सबके वो मतलब वो ऑप्शन हमारे पास भी है ना, नहीं है क्या? पर ये तो हैबिट होती है कि आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंज करते रहो। हेलो। और फिर क्या होता है कि अभी बहुत जल्दी एक नई सीरीज आने वाली है। एक छोटी सी झलक बताता हूँ मैं आपको। चुपचाप रहो, शोर नहीं करना, मैं वहीं से बंद कर दूंगा उसको। काफी अरसे से काम चल रहा है? नेट ही नहीं आ रहा है, बहुत बदतमीज नेट है यहाँ। चलो अभी अगर नेट आएगा तो बताऊंगा। अब अपन क्या करते हैं, जो टाइम बचा है उसको वापस आ जाते हैं अपन ग्रेविटी की सीरीज की प्रैक्टिस करने। याद है कुछ? हेलो। उल्टा सीधा मत बोलना, हालांकि तुम बोलोगे। एक बात सुनना ध्यान से। 1 सेकंड में कितना चलता है? 2 में? यार एक बात बताओ तुम। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम मुझे बताओ, ये टैलेंट लाते कहां से हो? मतलब मैंने आज तक ये नहीं देखा कि एक सुर में सही चीज सब लोगों ने बोली हो। अगर सही बोलना हो ना, तो एक वहां से कोने से आवाज आएगी, एक यहां से। गलत बोलना हो तो सुर में बोलते हैं। मैंने उस दिन इतना क्लियर किया था कि दो और दूसरे में फर्क होता है। सब लोग पेज पलट रहे हैं, सबके कहना कि मिल जाए। देखो, एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि यहां तक मास्क होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि 10 सेकंड में 500 चलता है। ठीक है, बाकी आप कहीं भूल जाओ तो निकाल ले। एक बार बताओ मुझे, 1 सेकंड में कितना चला? 5। दूसरे में 15, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, ये चला ना। 1:3:5:7:9 है, क्योंकि 1 1 1 1 बराबर बराबर सेकंड है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, मैंने बोला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो 1:3:5 होता है। क्या होता है? मैंने बोला इक्वल इंटरवल टाइम, वो इंटरवल कितना भी हो, जैसे यहाँ एक एक था ना। हम एक काम करते हैं, 2 सेकंड में कितना चला? पक्का? 4 में कितना चला? तो पहले 2 में कितना चला था? पहले 2 में, पहले 2 में 20 चला ना, और उसके बाद वाले 2 में 60 चला होगा। तो पहले 2 में चला 20, उसके बाद वाले 2 में 60। अब समझना, 6 सेकंड में कितना चला? तो 4 में कितना चल लिया था? तो 4 के बाद वाले 2 में कितना चला? 100। तो ये हो गया 100। रेशियो इज 1:3:5। नहीं समझ में आया? तो इससे मतलब नहीं है कि आप एक एक सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं। अगर आप दो दो सेकंड का इंटरवल लेंगे तो भी रेशियो 1:3:5 मिलेगा। तीन तीन का लेंगे तो भी नहीं समझ में आया। अगर आप चाहें तो देख लें, 3 सेकंड में कितना चला था? 45। और 6 सेकंड में क्या 180 45 का 3 गुना है? कितना गुना है वो? 4 गुना है।
कितने कितने अपन है 306 सेकंड। 1 सेकंड में 3 सेकंड में कितना चला और 6 में कितना चला? तो पहले 3 में 45 चल लिया, तो उसके बाद वाले 3 में 180 माइनस 45 135 ना। तो 45 और 135 का रेशियो 1:3 है। नहीं समझ में आया? ये लो है। क्या है? लो। और लो कभी गलत नहीं होता। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। अब हम कुछ चीजों की बात करते हैं वन बाय वन। बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। मैंने बहुत सारे सवालों की आपको प्रैक्टिस करवाई थी, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि ये जो सीरीज है इट्स वेरी यूजफुल। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यार किसी हाइट से, मान लीजिए 500 मीटर की हाइट है। कितनी हाइट है? यहां से एक बॉल छोड़ दी, जमीन पे कितने टाइम में पहुंचेगी? 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? 100। जीरो होगी 10 सेकंड बाद। 1 सेकंड में 10 बढ़ती है। हाँ। अब सुनना ध्यान से, जब मैं इसको ऐसे छोड़ रहा हूं तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अगर ऐसे फेंक दूं तो भी वर्टिकल तो 0 ही है ना। तो ऐसे फेंकेगा तो भी ये 10 सेकंड में जमीन पे आएगी। नहीं समझ में आया? फर्क सिर्फ कितना है कि जब ऐसे छोड़ दी तो सीधी नीचे गिर गई, ऐसे फेंकी तो इसी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड चलती रहेगी इधर। आप समझना, मान लीजिए आप यहां हैं। कहां हैं आप? हाँ, यहां हैं आप। हेलीकॉप्टर में। नहीं समझ में आई बात? और आपने यहां से, हेलीकॉप्टर इधर चल रहा है। हेलो, अच्छा एक मजेदार चीज और देखना, जितनी भी चीजें चलती है ना, या तो 18 चलती है, 36, 54, 108, 144, 280, ऐसे, वो 5/18 के मल्टीपल में चलाता है हमेशा। हेलो। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन हेलीकॉप्टर 288 किलोमीटर पर आवर से उड़ता है। 288। नहीं समझ में आई बात? अब समझना ध्यान से। 18 किलोमीटर पर आवर, 36, इसका डबल 70, 140, 280। अब समझना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो ना मीटर पर सेकंड के लिए, तो इसको 5/18 से करो तो 5 बचा, तो ये 5, तो ये 10, 20, 40, 80। ये स्पीड लाने के तरीके होते हैं। अगर आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो ना तो टाइम खराब होगा, वो तो 80 था, 80 रहेगा। नहीं समझ में आई बात? हेलो। तो कभी भी आप देखना इसी मल्टीपल में चलती है। तो अगर ये हेलीकॉप्टर 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है, कितने से उड़ रहा है? तो इसका मतलब इसकी ये स्पीड क्या हो गई? 80 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट है। अरे बोलो ना भाई, इसमें जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी स्पीड भी यही है। उसके हाथ में एक पैकेट था, उसकी स्पीड भी, पैकेट को छोड़ दिया तो वर्टिकल तो 0 थी, पर ये तो 80 थी ना। आप मुझे बताओ पैकेट की इधर स्पीड कितनी हो गई? क्या ये बदलेगी? पर पैकेट को जमीन पे पहुंचने में 10 सेकंड लगेगा, और 10 सेकंड तक 80 तक चलेगी, तो यहां से 800 मीटर रेंज पे गिरेगी। नहीं समझ में आया? देयर इज नो नीड ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ टू सोल्व द प्रॉब्लम। सिंपल, उसका रेंज क्या होगा? ड्रेस बदलना होगा। सवाल क्या बोलेगा? साहब एक हेलीकॉप्टर है, फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन उड़ रहा है, हेलो, उसकी स्पीड इतनी है, यहाँ एनिमी कैंप है, एनिमी कैंप से कितने पहले बॉम्ब छोड़े कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए? 800 मीटर पहले छोड़ दे, वहां गिरेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का ना? अब समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस पैकेट की स्पीड 8 सेकंड के बाद कितनी होगी और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे साहब 8 सेकंड के बाद वो इधर वाली स्पीड कितनी हो गई? 80। मान लो 8 सेकंड के बाद यहां है तो ये भी 80 हो गई, और ये तो 80 थी सही, तो रिजल्टेंट इज 80√2, 45 डिग्री पे। नहीं समझ में आया? पक्का ना? तो बहुत इजी इजी, ऐसा नहीं है सब। देखो अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, आप दो चीजें होती हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो 45 सवाल आते हैं नीट के अंदर, उन 45 में से कम 15 से और 25 के बीच में कुछ हमारी ऐसी रेंज हो जो तो हम बिना पेन टच के सोल्व कर लें।
20 भी आपने अगर इस स्पीड से सोल्व कर लिए तो आपके पास बाकी लोगों के कंपैरिजन में सवाल सोल्व करने की टाइम बहुत सारा होगा। वो टाइम का ही गेम है। नहीं समझ में आई बात। और ये मान के चलिए कि पूरी फिजिक्स में जो चीजें मैं सिखा रहा हूं ध्यान से सीख ली और प्रैक्टिस कर ली तो खेलोगे फिजिक्स से। सब चीजें क्लियर हैं, बहुत मुश्किल नहीं है फिजिक्स। ढंग से सीख लिया ना तो बायोलॉजी की तरह सवाल सोलोगे फिजिक्स के। बहुत आसान है गेम, मुश्किल नहीं है, पर वो आना चाहिए। क्या? हाँ हाँ सर, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। 800 भी समझ में आ गया सर। फिर 3 दिन बाद कौन सा हेलीकॉप्टर, कौन सा 500 कब था, ऐसा कुछ था क्या? वो तो आपने उस दिन बताया था। हेलीकॉप्टर के साथ उड़ गया हो तो। कभी भी देखो, मैं किस दिन हुआ अगर मेरा मूड या मुझे याद आ गया तो घर से कुछ बच्चों के नोट्स लेकर आऊं। जितने भी बच्चों ने मेरे साथ पढ़ करके टॉप रैंक ली, फर्स्ट रैंक, तो जो भी कंटेंट मैं उनको पढ़ाता हूँ उसकी फोटो को भी अपने पास रखता हूँ। और ये 2013 से सिलसिला स्टार्ट हुआ था। चित्रांग ने मुझे पूरे एक बॉक्स दिया था फोटो कॉपी करवा के, सर ये आपने मुझे 2 साल में पढ़ाया। उसने बाकायदा हर कॉपी पे साइन किए, उसकी सील बनाई और बंडल बना करके उसने मुझे भेजा मेरे को। वो बहुत ओबीडियंट बच्चा है। अभी आ रहा है इंडिया, वो कुछ दिनों बाद आएगा यहाँ कोटा। मौका मिला तो मिलाएंगे आपको। अभी बर्कले में क्वांटम ग्रेविटी में रिसर्च कर रहा है वो अभी। तो उन बच्चों की खास बात पता है क्या थी? वो टीचर की जबान से निकली हुई हर चीज उनके नोट्स में होती है। वो कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मुझे याद रह जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है ये तो बड़ा जीनियस है, इसको याद रहता है। याद नहीं रखता, उसने हर चीज लिखी है। जिस भाषा जिस लैंग्वेज में जिस तरह से वो लिख सकता है वो लिख लेता है। नहीं समझ में आई बात? हम क्या करते हैं, अरे हाँ बहुत आसान है। नहीं समझ में आई बात? अभी तो सिखा रहा हूं ना, हर चीज लिए आसान लगेगी। बाद में क्या, कब, कौन सा, कब पढ़ाया आपने, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बहुत छोटी छोटी चीजें, मुश्किल नहीं होती है। हिंट ही लिख लें। आप मान लो ये हेलीकॉप्टर लिख लिया आपने, 500 मीटर हाइट पे था, आपके समझ में आ गया, तो घर जाके इमीडिएटली रिवाइज करके सब डाटा अपना आप लिख सकते हो। नहीं समझ में आई बात? पर घर जाके रिवीजन करोगे तो ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है। बहुत सारे सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, एक बात समझ में आ गई, 1:3:5? अब एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं मजेदार, ये भी याद रख लेना, आधे सेकंड में 1.25 मीटर चलता है। आधे सेकंड में कितना चलता है? क्योंकि आपको पता है वो एच 5t² आया था, अगर आपको याद हो तो ये 5 है और टी को जब आधा रखूंगा तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करने पे। तो ये 5/4 का मतलब क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अब ये अगला मैं सवाल एक सिंपल बता रहा हूं। मान लीजिए ये यहां पर वो टेप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये दीवार में लगा हुआ है। यहां से पानी की बूंद, पानी की बूंद भी मजेदार है। कभी जीवन में पानी की बूंद बनती हुई देखी? वहां फ्लूइड में साफ हो जाते हैं लोग। पानी की बूंद जब बन, कभी देखी बनती है? नहीं देखी? अरे नहीं देखी, मैं बताता हूँ कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए ये वाटर टेप की ओपनिंग थी, ये ओपनिंग है, तो सबसे पहले ड्रॉप ऐसा बनेगा, फिर साइज बढ़ेगा, ऐसा होगा, और साइज बढ़ेगा। अब ये परफेक्ट हेमिस्फेरिकल बन गई। जब ये परफेक्ट हेमिस्फेरिकल बनेगी तब इसका रेडियस इस टेप के रेडियस के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब ध्यान से समझना, मैंने 3 डायग्राम बनाए, 1 2 3। तो 1 वाली साइज बड़ी है ड्रॉप की, 2 वाली या 3 वाली? पक्का ना? पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो 1 वाली कंडीशन में रेडियस थी, हेलो, उसके बाद ये वाली रेडियस है। तो जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है इसका रेडियस घट रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे जैसे, याद रख लोगे? सोच लो, कब तक, कब तक याद रखोगे?
फालतू बातें मत कर, जब तक मैं अगली बार ना पूछूं उतनी देर याद रख लेना तू तो बस कि हाँ ये आपने बताया था कि जब कोई भी ड्रॉप बनती है तो उसका जब साइज बढ़ता है तो रेडियस, हेलो, पहली क्लियर। इसीलिए एक डिफरेंस होता है सब हेमिस्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फेरिकल मतलब परफेक्ट आधा स्फीयर बन गया, और सब मतलब उससे पहले वाली स्टेज। सब मतलब, तो बताइए सब हेमिस्फेरिकल ड्रॉप का रेडियस बड़ा होगा या हेमिस्फेरिकल का? सिंपल सी बात है। और साइज किसका बड़ा है? जिसका साइज बड़ा है उसका रेडियस। पर ये उस टाइम ट्यूबलाइट ही चलती है ना, लोग किस कैसे साइज बड़ा है तो सर रेडियस भी तो बड़ा ही होगा। अरे समझा दिया ना भाई। अब समझना, कहीं अगर आपने पानी की बूंदें टपकती हुई देखी है तो हर एक बूंद एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में टपकती। हेलो, मान लेते हैं कि ये जो टोटी है ये धरती से 5 मीटर हाइट पे लगी हुई है। कितने पे लगी हुई? ये जमीन, यहां से पहली बूंद जब टपकी तो वो जमीन पे पहुंची, 1 सेकेंड में पहुंचेगी। तब तीसरी टपकने वाली है, तीसरी बोला है उसने, इसका मतलब 2 टपक चुकी है। नहीं समझे? उसने क्या बोला? व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रिलीज फ्रॉम द टॉप हिटिंग द ग्राउंड, हेलो, थर्ड विल बी गोइंग टू रिलीज। नहीं समझ में आई बात? तो तीसरी रिलीज नहीं हुई है, रिलीज होने। और टाइम कब से जोड़ा था? जब पहली रिलीज हो गई थी। टाइम कब से जोड़ा था? भाई जैसे पहले छुट्टी आपको t बराबर 0 शुरू हो गया, तो बताओ 1 सेकंड में कितनी रिलीज हुई? 2। ये क्लियर रखना है। अगर वो कहता है चौथी रिलीज होने वाली है तो 3 हो चुकी है, तो टोटल टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। वो कह रहा तीसरी रिलीज होने वाली है तो 2 रिलीज हो चुकी है, तो टोटल टाइम को। अगर वो बोलता है कि 5वीं रिलीज होने वाली है तो 4 रिलीज, टोटल टाइम को। तो सब बराबर बराबर टाइम में होंगी ना यार? बोलो भैया। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये सब बराबर बराबर टाइम में रिलीज हो रही है? आइए आइए। ये परवेज सर हैं। अरे बाबर सर नहीं है भैया। मैं परवेज हूं, ये परवेश हैं। हम बहुत फायदा उठाते हैं एक दूसरे का। अच्छा वो तो परवेज सर ने कहा होगा। नहीं फायदा मैं ही उठाता हूं। ये पहले अनअकैडमी के यहाँ सेंटर हेड थे, और इन्होंने बहुत ठीक तरह से सारे सिस्टम सेट है ना आज ये जितना भी, इन्हीं की बदौलत है। तो फिर ये थोड़ा सा अपने फैमिली वर्क की वजह से चले गए थे, और अब ये वापस आज ही आए। और आज ये आपसे मिलने आ गए। मतलब आप एक बात बताओ, मतलब ही इज मतलब मैं ऑनलाइन कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, ये अकेले आदमी अनअकैडमी के जिनको बच्चों से फर्क चलता है। सबको चलता है कहने को, कहते सब हैं, पर जिनको फर्क चलता है कि यार बच्चों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनकी क्लासेस ढंग से हो रही नहीं हो रही है, उनको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, ये जितने भी पर्चे चिपके हुए हैं ग्रीवेंसेस के सारे, ये सब इनकी बदौलत है। तो हाँ एक मिनट में। अरे ये माइक में नहीं सुनते। हेलो, कहाँ पे? इधर ठीक है, डन। अच्छा, मैं इसके अलावा भी एक थोड़ा सा 1 मिनट ही आपका लेना। नीचे जहाँ पर रिसेप्शन है ना, उसके राइट साइड में एक छोटा सा केबिन है, वहाँ पे मैं नॉर्मली होता हूँ। ऐसे भी मिल जाऊंगा, तो कहीं भी कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आए तो फील फ्री, सीधा आइए, बताइए। ठीक है, तो इसका मैं देखता हूँ कि कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने नोट कर लिया। अगर नहीं हो तो बार बार मिलिए। ठीक है, तो बस एक बार आप लोगों से मिलना था, तो मैंने कहा तो एक बार मिल लेते हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए।
तो ऑल द वेरी बेस्ट, तो मिलते रहेंगे, ठीक है। आज बढ़े आगे। तो अब सुनना ध्यान से, मतलब ये अब ऐसा नहीं कि सर आज मैं आपको बताऊंगा, ये हम कई बार अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करें, हम कर ही रहे हैं ना, 2-3 बार तो कर लिया अपन ने जी वाला मामला, फिर करेंगे। जब तक हम मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल में पहुंचेंगे तब तक हमारा बढ़िया हो जाना चाहिए। बट दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको बार बार रिवाइज कर रहा हूं, अपने आप भी करना है आपको, ठीक है। तो मुझे आपको पता है कि क्या सभी बूंदे बराबर इंटरवल टाइम में रिलीज हो रही हैं, और वो बराबर इंटरवल टाइम का मैंने आपको फिजिक्स सिखा दिया कि रेशियो 1:3:5 होता है। अरे यार, अब मुझे बताइए कि जो बूंद यहां से छूटी इसके जस्ट पहले वो बीच में गई होगी ना दूसरी वाली। अब मुझे बताओ, दूसरी वाली बूंद जितना टाइम चली, क्या ये उसका दोगुना टाइम चल रही? तो क्या इनका टाइम इंटरवल बराबर होगा? अरे होगा ना। तो अगर मान लीजिए वो वाली बूंद x चली तो ये 3x चली होगी। कितनी चली होगी? ध्यान से समझना, कितनी चली होगी? तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? तो क्या ये जो 4x है ये 5 के बराबर है? तो क्या x की वैल्यू 5/4 मतलब 1.25 मीटर है। अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो दूसरी वाली बूंद यहां कहीं थी उसको चले हुए कितना टाइम हुआ? हाफ सेकंड। और हाफ सेकंड में कितना चलती है? तो आ गया ना x डायरेक्टली। नहीं समझ में आया। ऐसे हवा में सोल हो जाएंगे सारे कि 3 बूंदे थी तो एक x चली, दूसरा 3x, तीसरा 5x, टोटल जोड़ो 9x हो गया। नहीं समझ में आया। वो 9x किसके बराबर कर दोगे? 5 के। तो x की वैल्यू मिल गई, x मिल गया तो 3x भी मिल गया, 5x भी मिल गया, सबकी पोजीशन मिल गई। नहीं समझ में आया। हेलो। और मजेदार चीज क्या है, नीट की बूंदें दो ही जगह से टपकती हैं, या तो 5 मीटर ऊपर लगी हुई टोटी या 20 मीटर ऊपर छत। तीसरी बूंद आज तक इनसे टपकी नहीं, उनकी दो। नहीं समझ, तो क्लियर है मामला। आप किसी भी सवाल को देख लेना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, थोड़ा सा मतलब आ जाता है आदमी, नहीं नहीं मैं तो बहुत, तो वो गरीब इसको 4.9 दे देगा, तो जी की वैल्यू 9.8। पर सोल्व 5 से ही करना है, आंसर सेम आएगा। 20 के बजाय 19.6 देगा तो समझ लेना जी की वैल्यू 45 के बजाय 44.1 देगा, जी की वैल्यू। नहीं समझ में आई बात? ऐसा आराम से बन जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारी बूंदें जो रिलीज होंगी उनके बीच का जो टाइम गैप है वो इक्वल है, और इक्वल टाइम गैप अगर है तो रेशियो 1:3:5 में जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मान लीजिए जब पहली बूंद जमीन को हिट कर रही तब चौथी रिलीज हो रही, 3 रिलीज हो गई, 3 का पोजीशन क्या होगा? 1 मतलब x, 3x, 5x, तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल मिल जाएगा। x मिल गया, फिर कुछ भी निकाल लो। अगर मैं आपसे कहूं कि जब पहली जमीन को हिट करने वाली तो 5वीं रिलीज हो रही, तो 4 हो चुकी, तो 1:3:5:7 सबको जोड़ लो तो x मिल जाएगा, फटाफट सारे आंसर आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? बस वो आपकी समझदारी है कि वो पूछता क्या है, वो कीड़ा करता है वायरस बीच में। आप निकाल रहे हो कि सब ये यहां से 1.25 है, उसने हाइट जमीन से पूछी है तो 3.75 है। नहीं समझ में आया? वो तो हमें बुद्धि लगानी है ना। बहुत कॉमन, तो वो सवाल बहुत फेमस सवाल है, कई बार एग्जाम में आया, कई बार मतलब कई बार। वो विंडो वाला याद है कुछ? उस विंडो में हमेशा ध्यान रखना कि नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या करना होता है कि 2 विंडो बनाता है वो, इन विंडोज का हाइट का डिफरेंस हमेशा 45 रखता है। ये 10 मीटर ऊंची है तो वो 55 होगी, ये 20 है तो वो 65 होगी। हेलो, ये सब भाड़ में गया है, वो 45 रखता है हमेशा। पर सवाल पूछा, 2 दोस्त थे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग बिल्डिंग्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स के बीच का सेपरेशन 60 मीटर है। हेलो, इसकी बॉल उसके पास चली गई, वो विंडो से हाई करता है कि बॉल दे। नहीं समझ में आया? तो मतलब किस स्पीड से वो फेंके इसको बॉल को कि सीधी आके गिरे। तो आपको समझ में आना चाहिए 45 नीचे जाने का टाइम 3 सेकेंड,
और 3 सेकंड में कांस्टेंट स्पीड से 60 चलना है, तो 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दे। नहीं समझ में आया? बहुत सिंपल सिंपल। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास ये है एक्स एक्सिस, ये बहुत फेमस सवाल, ये एग्जैक्टली सेम डाटा का मैं कई बार करवाता हूं। आपसे कहा जाता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इधर एक बॉल फेंकता हूं 50 मीटर पर सेकंड से। हेलो, ये जो है ये 37 डिग्री है, तो जैसे ही 50 देखोगे छोटे वाले एंगल से 40 मिल गया और ये 30 मिल गया ना, तो ऊपर किस स्पीड से फेंका? अब ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी ना। जब 30 से ऊपर फेंकता हूं तो 3 सेकंड में रुकती है, तो मैक्सिमम हाइट होगी 45 मीटर। नहीं समझ में आई बात? 3 सेकंड में यहां होगी तो 3 सेकंड में यहां भी आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड, 6 सेकंड तक 40 से चली, तो 40 इंटू 6 240 मीटर रेंज हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 6 सेकंड। रेंज कितनी? 240। हाइट कितनी? नहीं समझ में आया? हेलो, ठीक है। तो वो मतलब ये प्रैक्टिस का गेम है सारा। अब ये डेटा अगर वो नहीं भी देगा ना, कई बार क्या होता है ये डेटा नहीं देता वो बीच, तो भी वो ऑप्शन अपना आप जज कर लेता हूँ ये आंसर होगा। नहीं, 100% वही मिलता है फिर। तो सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। सबसे जरूरी चीज ये है कि ये विजुअलाइज करने वाली चीजें हैं। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा हैबिट नहीं होती ना, दिमाग में दिक्कत आती है, सोच नहीं पाता बंदा, वो ब्लैंक फील करता है। एक बार 3 सेकंड की बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो, फिर 4 की बनाओ, खुद प्रैक्टिस करो, ऊपर नीचे वाली दो नहीं, धीरे धीरे 5 सेकंड में परफेक्शन कर लो, जिसमें जीत जाएंगे अपन। हेलो, ठीक है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, काइनेमेटिक्स। जो थोड़े बहुत आपके डाउट्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेंगे 5-10 मिनट। थैंक यू सो मच।